जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए फटाफट आ जाते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो हमने यहां तक ये देखा था आपका ये शिक्षण कौशल से रिलेटेड ये अध्यापक अपने शिक्षण में अनेक प्रकार के कौशलों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। ये सारे कौशल हमने जो है कि यहाँ पे डिस्कस किया था। उद्दीपन, है ना, विन्यास, प्रेरणा, उसके बाद समीपता, है ना, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, पुनर्वलन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। प्रश्न पूछना, है ना, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर जो है कि डिस्कस की थी। और डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको लाके यहाँ पे ये जो आपका शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण व्यूह रचना, ये यहाँ तक आते आते मैंने कहा था कि इस अब टेक्निक जिसमें माइक्रो टीचिंग वगैरह सारा चीज़ हमने देख चुके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे आते आते मैंने बोला था कि अब इसे नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, क्योंकि इस पर छेड़ना जो है कि ये एक प्रॉपर एक अपना टॉपिक है। तो इसको छेड़छाड़ करना ऐसा नहीं है कि 1 मिनट है 2 मिनट में हो जाएगा, तो उसमें प्रॉपर एक क्लास लगेगी। तो इसको प्रॉपर जो है कि अलग से पूरा इसे अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण व्यूह रचना, ठीक है। अब शिक्षण व्यूह रचना दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो क्या है आपका शिक्षण व्यूह रचना, व्यूह रचना है ना, और दूसरा है आपका शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, सॉरी, शिक्षण विधियां हैं, विधियां हैं, शिक्षण विधियां, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग होती है, दोनों एक नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। जैसे शिक्षण व्यूह रचना, जिसको सामान्य तौर पे हम प्लानिंग बोलते हैं, या जिसको सामान्य तौर पे योजना बोलते हैं, योजना बनाना, योजना या रणनीति, रणनीति बनाना, हाँ, योजना या रणनीति बनाना, जिसको प्लानिंग कहते हैं। जैसे आप लोग डीएलएड वगैरह किए होंगे और बीएड वगैरह किए होंगे, तो इस टाइम में टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो टीचिंग प्रैक्टिस के समय आपके जो भी टीचर होंगे, जो भी आपके शिक्षक होंगे, ट्रेनर होंगे, वो आपको बोलते होंगे कि आप पहले इस लेसन का लेसन प्लान तैयार कीजिए। तो एक्चुअली जो शिक्षण व्यूह रचना है वो क्या है, वो आपका एक तरीके से लेसन प्लान ही है, जो प्रॉपर आप एक प्लानिंग करते हो। इसका एम क्या होता है, ये क्या होता है, ये उद्देश्य आधारित होता है, उद्देश्य आधारित होता है, उद्देश्य आधारित। उद्देश्य आधारित मतलब कि किसी एक टॉपिक, किसी एक चैप्टर को बच्चे को कैसे आत्मसात कराना है, इसी की प्रॉपर योजना ही क्या होती है, व्यूह रचना या लेसन प्लानिंग या रणनीति का, यानी कि स्ट्रेटजी का नाम हम इसको देते हैं। तो क्या होता है, शिक्षण व्यूह रचना का एक अपना उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है कि किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को या किसी विषय को बच्चे को अच्छे तरीके से आत्मसात कराना, इसकी प्रॉपर उद्देश्य होता है, ठीक है। जबकि शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि क्या है, अब शिक्षण विधि एक व्यूह रचना में एक से अधिक शिक्षण विधियां आती हैं। अब शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण विधि का अर्थ होता है शिक्षण के तरीके से। अब यहां पे ये चीज लिखा हुआ है, देखिए, शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण विधि से भिन्न होता है। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ शिक्षण की रणनीति निर्माण एवं उसके प्रयोग से है, जबकि शिक्षण विधि का अर्थ शिक्षण के तरीके से है। जैसे सामान्य तौर पे क्या कर देते हैं, सामान्य तौर पे कुछ ऐसा समझिए कि आपको कहीं पे टूर जाना है ना। मान लीजिए आपको आगरा जाना है, आगरा जाना है,
उद्देश्य क्या है आपका? आगरा जाना। अब इसके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे, भाई कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किससे जाएंगे, कहां तक बस जाएगी, कहां तक क्या जाएगा, कहां से हम जो है कि जर्नी स्टार्ट करेंगे, फिर कहां से हम ब्रेकफास्ट करेंगे, कहां से हम लंच करेंगे, कहां पे हम डिनर करेंगे, कहां पे हम स्टे करेंगे, लंच हम क्या घर से लेके जाएंगे या बाहर ही करेंगे। ये प्रॉपर रूप से प्लानिंग जो आप करते हो, इसमें कितना, अगर हम 5 मित्र हैं या 2 लोग हैं तो पूरे जाने में खर्चा कितना आएगा, कितना खाने पीने का खर्चा आएगा, कितना किराया भाड़ा आएगा, कितना वहां घूमने का, कितना स्टे करने का, क्या क्या चीजें, सारी ये जो प्लानिंग करते हो, यह एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, टीचिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो इसे हम शिक्षण व्यूह रचना कर बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? शिक्षण। यही रणनीति बनाना हो गया, व्यूह रचना हो गया। ठीक है, अब शिक्षण विधियां क्या है, तो आपने तय तो कर लिया, प्लानिंग पूरी कर लिया आगरा जाने की, आगरा जाने की प्लानिंग कर ली, लेकिन आपको लगा कि यार सीधे बस नहीं जाएगी या सीधे ट्रेन नहीं जाएगी या सीधे ट्रेन नहीं जाएगी, हमें अपने घर से बस स्टैंड तक तो ऑटो से जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि वहां से हमें जो है कि फिर बस पकड़ना पड़ेगा या फिर वहां से हमें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन से उतरने के बाद फिर हमें वहां पे ऑटो लेना पड़ेगा या बस लेना पड़ेगा, वहां से डायरेक्ट ये नहीं होगा, और फिर वहां पे हम स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन हमें फिर कैब लेके जाना पड़ेगा आगरा ताजमहल देखने। तो ये जो अलग अलग जो है कि टाइम में अलग अलग उद्देश्यों के लिए छोटे छोटे जो है कि सेक्शंस के लिए जो तरीके आपने अपने, जो मीन्स आपने, जो साधन आपने अपनाए, उस तरीके से जो है कि शिक्षण में छोटी छोटी चीजों को साधने के लिए विधियां होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। तो उन विधियों को जो है कि उनको क्या बोला जाता है? शिक्षण विधियां बोला जाता है। जो तरीके होते हैं उन्हें क्या शिक्षण विधियां बोला जाता है। ठीक है, आप उम्मीद है आप दो को जो है कि अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि शिक्षण विधि क्या है और शिक्षण व्यूह रचना क्या है। ठीक है, शिक्षण विधि में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। अब शिक्षण जो विधि है इसमें कार्य और प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि शिक्षण व्यूह रचना या अवयवों में उद्देश्य को महत्व दिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये उद्देश्य के साथ होता है। शिक्षण व्यूह रचना क्या होता है? उद्देश्य के साथ होता है। किसी टॉपिक, किसी विषय या किसी चैप्टर को बच्चे को आत्मसात कराना, ये उद्देश्य के साथ होता है। ठीक है, शिक्षण विधियां 3 प्रकार की होती हैं: कथन विधि, प्रदर्शन विधि और कार्य विधि। ये देखिए, ये एक्चुअली सामान्य तौर पे बांटा गया है, सामान्य तौर पे जनरलाइज करके बांटा गया है। तो ये कथन विधि होता है, प्रदर्शन विधि होता है, कार्य विधि होता है। ठीक है, कथन विधि यानी स्टेटमेंट वगैरह दिए, बातें बोलना, स्पीच देना। ठीक है, प्रदर्शन विधि क्या हो गया? यानी कि दिखाना। और कार्य विधि यानी करके सीखना। ये 3 जो है कि विधियां होती हैं, है ना। आगे अब इसमें देख लेते हैं स्टोन्स एवं मैरिस के अनुसार। स्टोन्स और मैरिस क्या बोलते हैं? शिक्षण व्यूह रचना पाठ की एक सामान्य योजना है, प्लानिंग है। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2 लाइन में बता दिया। इतना डिटेल में जो है कि ये पढ़ेंगे तब भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तब भी ठीक है। मैंने 2 लाइन में जो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसी, जो आप डीएलएड बीएड कर रहे थे तो जब टीचिंग होता था तो टीचिंग के लिए एक आपकी टीचिंग डायरी बनाई जाती है, और टीचिंग ड्राइविंग में आपके जो भी प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, पूरा लेसन प्लान करना है स्ट्रेटेजिकल तरीके से। वही है व्यूह रचना। ठीक है, जिसमें उसकी संरचना शैक्षणिक उद्देश्यों के रूप में छात्रों पर अपेक्षित व्यवहार व व्यूह रचना को प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियोजित युक्तियों की रूपरेखा शामिल है, यानी स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए, शिक्षण व्यूह रचनाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है आपका प्रभुत्ववादी व्यूह रचना, दूसरा है प्रजातांत्रिक व्यूह रचना। अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रभुत्ववादी व्यूह रचना, इसका मतलब यह हुआ कि प्रभुत्ववादी व्यूह रचना में किसी न किसी एक सेक्शन का प्रभाव होगा, वो एक सेक्शन ज्यादा एक्टिव होगा
और जो दूसरा सेक्शन है वो कम एक्टिव होगा या गौण होगा। जैसे शिक्षण के अलग अलग टाइप आप पढ़ते हैं, वही चीजें यहाँ पे बात शिक्षण विधियों की बात की जा रही है। तो क्या है, प्रजातांत्रिक विधि है, प्रजातांत्रिक विधि में प्रभुत्ववादी विधि है। प्रभुत्ववादी में एक या तो टीचर का प्रभाव ज्यादा होगा या तो छात्र का प्रभाव ज्यादा होगा, दो में से एक ज्यादा एक्टिव होगा, एक कम एक्टिव होगा। ठीक है। प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में बात करें तो प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में क्या होगा, दोनों समान रूप से एक्टिव होंगे, है ना। तो यही चीजें यहां पे आगे अब देख लेते हैं। व्याख्यान, प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, समूह एवं अभिक्रमित अनुदेशन, प्रभुत्ववादी व्यूह रचना। अब ये जो है कि क्या है, ये विधियां हैं, ये शिक्षण की क्या है, विधियां हैं। ये शिक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यूह रचना में एक से ज्यादा शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं। एक व्यूह रचना में एक से ज्यादा शिक्षण विधियां क्या की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। अब ये चीज यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है। प्रभुत्ववादी व्यूह रचना के प्रकार हैं। प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के अंतर्गत, अब प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, जिनमें प्रमुख है क्या है, प्रश्नोत्तर व्यूह रचना है, प्रश्नोत्तर शैली है, खोज विधि है ना, अन्वेषण व्यूह रचना, खोज व अन्वेषण व्यूह रचना है, प्रोजेक्ट व्यूह रचना है, सामूहिक वाद विवाह व्यूह रचना है ना, गृह कार्य व्यूह रचना है। ये जो है कि व्यूह रचनाएं जो है कि यहां पे आ जाती हैं व्यूह रचनाएं में। ठीक है। व्यूह रचनाएं आ गई, ठीक है। ये सारी विधियां हैं और इनकी व्यूह रचना की गई, व्यूह रचना में पार्टिसिपेट। ये सारी विधियां किसके अंतर्गत या किस व्यूह रचना के अंतर्गत आती हैं यहां पे, तो प्रभुत्ववादी की। और ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये प्रजातांत्रिक के अंतर्गत आती हैं। गृह कार्य व्यूह रचना या गृह कार्य जो विधि है, गृह कार्य विधि जो है वो क्या है, कहां पे आएगी आपकी, प्रभुत्व या प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में आएगी, है ना। ये चीजें यहां पे थोड़ी सी अंतर देखना है। अब शिक्षण विधियों के प्रकार के बारे में देखते हैं। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक ऐसी विधि जिसमें शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। दूसरा ऐसा जिसमें जो क्या होगा, छात्र प्रभावी होगा। तीसरा ऐसा जिसमें छात्र जो है कि क्या होगा, प्रभावी होगा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग टीचर करेगा। चौथी क्या होगी, चौथी ऐसी शिक्षण विधि होगी जिसमें बच्चा यानी कि छात्र और टीचर यानी कि शिक्षक दोनों बराबर क्या होंगे, एक्टिव होंगे, दोनों बराबर पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां पे जैसे देखिए, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन, है ना, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन की बात करते हैं तो ये आपके टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन जो है कि आपका अनुदेशन है। तो यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे क्या होता है, यह शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि है। इसमें शिक्षण ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चा कम, शिक्षक ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। बाकी जो है कि शिक्षक ज्यादा क्रियाशील होता है, बच्चा कम क्रियाशील होता है। हाँ, शिक्षण विधियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 3 होता है व्याख्यान। व्याख्यान देखिए, जो लेक्चर होता है, लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड में जो भी आपका रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, जो टीचर है, वो खड़ा होकर अपना लेक्चर देता है आपको। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं तो चीजें क्या कर रहा हूं, मैं डिलीवर कर रहा हूं ना, मैं ज्यादा एक्टिव हूं ना, आप कम एक्टिव हो। तो मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं व्याख्यान दे रहा हूं, आप इसे सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है छात्र नियंत्रण, छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि। छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि में क्या होता है, ये प्रकृतिवादी दर्शन जो था वो उसमें प्रभावी हमें देखने को मिलता है। प्रकृतिवादी जो दर्शन था या जो प्रकृतिवादी विद्वान होते थे वह इस विधि को बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रभावी करते थे। उनका मानना था कि जो प्रकृति है वो प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है ना। प्रकृति क्या है, यही बात बोलता है चाणक्य।
चाणक्य, यही बात बोलता है क्या चाणक्य? चाणक्य क्या बोलता है कि शिक्षा जो प्रकृति है, प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ठीक है। और उसमें बच्चे को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो बच्चा अपने हिसाब से जो है ज्ञानार्जन करता रहेगा। तो ये इनका जो है कि एक मत था। तो इसमें छात्र ज्यादा क्या होता है, छात्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, छात्र ज्यादा एक्टिव होता है। इसमें शिक्षण का जो है कि जो शिक्षक है, शिक्षक का स्थान गौण हो जाता है, शिक्षक का स्थान क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, प्राइमरी छात्र होता है, ठीक है। उसके बाद छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत वे सभी विधियां सम्मिलित हैं जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की 100 पहल प्रयास सम्मिलित होते हैं, जैसे कैलर योजना, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, है ना, स्वामित्व अधिगम व गृह कार्य विधि, खेल विधि, कहानी विधि। ये सारी विधियां क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे इसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिविटी करते हैं और ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। समूह नियंत्रित अनुदेशन विधि। समूह नियंत्रित अनुदेशन विधि क्या होता है, तो समूह नियंत्रण अनुदेशन विधि में होता यह है कि जो छात्र हैं उन छात्रों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और अलग अलग ग्रुप में बांट करके उन्हें शिक्षा दिया जाता है या उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो काम करते हैं। और वो काम किसके निगरानी में करते हैं, तो शिक्षक के निगरानी में करते हैं। बच्चों को सबसे पहले क्या किया गया, ग्रुप जो एक टर्म आप लोगों ने अच्छा सुना होगा, असाइनमेंट, है ना। जैसे आप बीएड डीएलएड किए होंगे तो उसमें जो है कि क्या होता है, सामान्य तौर पे जो आपका ट्रेनर है वो ट्रेनर क्या करता है, आपको 4-4, 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर देता है और 4-4, 5-5 के डिवाइड करके आपको एक असाइनमेंट की लिस्ट दे देता है, 3-4 असाइनमेंट की लिस्ट दे देता है और बोलता है कि इसमें से किसी एक पे आपको करके लाना है। जैसे मान लीजिए आपके जो है कि क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, है ना, डीएलएड के या बीएड के 40 स्टूडेंट हैं, 5-5 के 8 टीम बना दिया और उसमें से 4 असाइनमेंट के टॉपिक्स दे दिए और 4 असाइनमेंट्स के टॉपिक में आपको कहा कि आप इसे कीजिए और हम देख रहे हैं कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना करेगा, ठीक है। वो आपको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। तो इस तरीके के शिक्षण को क्या बोलते हैं, इस तरीके के शिक्षण को बोलते हैं क्या, शिक्षक छात्र अनुदेशन विधि, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, अनुकरणीय विधि आती है, शैक्षणिक यात्रा यानी कि जो एजुकेशनल टूर जाता है, योजना विधि आती है, ऐतिहासिक खोज विधि आती है, ये सारी विधियां इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद समूह नियंत्रण विधि, ये समूह नियंत्रण विधि थी, हाँ आगे। यह आपका शिक्षक छात्र व नियंत्रण अनुदेश विधि, यानी कि शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि, यानी कि ऐसी विधि जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों प्रॉपर एक्टिव होते हैं, किसी का स्थान प्राइमरी या किसी का स्थान सेकेंडरी नहीं होता है, दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों उतने ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं तो इसमें क्या क्या आता है। शिक्षक व छात्र नियमित अनुदेशन में शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। दोनों की भूमिका यहाँ पे क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है ना। जिससे प्रश्नोत्तर विधि हो गया, अन्वेषण विधि हो गया, सामूहिक वाद विवाद विधि हो गया, सामूहिक वाद विवाद विधि हो गया, संवेदनशील प्रशिक्षण विधि हो गया। ये सारा जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण व छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, तो शिक्षण विधि के विभिन्न तकनीकी। अब यहाँ पे तकनीकी, टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, है ना। अब इस अलग अलग टेक्निक्स में सबसे पहले है किंडरगार्टन प्रणाली या किंडरगार्टन टेक्निक। कौन सी है, किंडरगार्टन
टेक्निक यहां पे आ जाती है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? जर्मन के मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल थे। ये याद रखिएगा, कई बार जो है कि ये बेसिक सा प्रश्न जो आपके सीटेट में पूछ देता है, बेसिक प्रश्न जो है कि फैक्ट पूछ देता है कि फ्रोबेल या किंडरगार्टन के फादर ऑफ किंडरगार्टन है ना, जो है कि आपके किंडरगार्टन के फादर कौन है या प्रणेता कौन है या जन्मदाता कौन है? तो फ्रोबेल है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार विद्यालय बालकों का क्या होता है? बागीचा होता है ना। एक देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत दो लाइन बहुत अच्छी याद आती है मुझे। एक कहा जाता है कि शिक्षक माली शिशु सुमन है जहान उद्यान, शिक्षक माली शिशु सुमन है जहान उद्यान, शिक्षा परम सुगंध है जो सुरभित करे सकल जहान। कहने का मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा है, यानी कि जो दुनिया है ना, दुनिया एक तरीके से बच्चे के लिए क्या है? बच्चे के लिए एक बागीचे के समान है, और उस बागीचे में जो बच्चे हैं वो फूल के समान है, और उस फूल में शिक्षा किसका? सुगंध का काम करती है। ये बात इसका कूलम मीनिंग था। जैसे यहाँ पे किंडरगार्टन में कहा गया है कि विद्यालय बच्चों का क्या होता है? बागीचा होता है। उससे ये एक कदम आगे की मैंने बात बता दी। बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे खेल खेल के क्या कर सकते हैं? सीखते हैं। कहने का मतलब सीधा है, ये है इनका, है ना। चलिए, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, डिटेल डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं, है ना। इस प्रणाली के तहत बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इस प्रणाली के कई लाभ हैं, जैसे शिशु शिक्षा पर बल दिया जा सकता है। अब जैसे 3 साल का आज देखिए, अब पहले हमारे जमाने में क्या होता था, जब हम लोग जो है कि छोटे थे, तो हम लोगों के जमाने में सबसे पहले जो है स्कूल जाना होता था, तो स्कूल जाना होता था तो स्कूल में एडमिशन के टाइम ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे हाथ ले जाके कान ऐसे छुआया जाता था ऊपर करके। अगर कान टच हो गया मतलब ये है कि बच्चा स्कूल में आने लायक हो गया, स्कूल में पढ़ने लायक हो गया। और कान टच नहीं हो रहा है तो बच्चा स्कूल में एडमिशन के लायक नहीं है, इसको घर रखिए। अभी ये छोटा बच्चा है, पढ़ने लायक नहीं है। ये मेथड होता था। अच्छा, 5 साल हो गया, हाँ तो 5 साल के बच्चे का एडमिशन होगा। चेक कैसे किया जाता था? कान टच करा के। आज 3 साल का बच्चा हो गया, 3 साल के बच्चे को एडमिशन दिला दिया जा रहा है प्ले स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में, वहां पे एडमिशन दिला दिया जा रहा है। वो बच्चा स्कूल में जाके पढ़ रहा है। अब वो पढ़ क्या रहा है? कुछ नहीं, वो एक्चुअली वहां पे गेमिंग होती है। खेल के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनकी जो है कि डेली रूटीन में जो सुसु पोटी करते हैं उनकी साफ सफाई, वो हर एक चीज की वहां पे निगरानी की जाती है। हमेशा उनके साथ कोई ना कोई रहता है, उनके साथ खेलता है, उनको वॉशरूम लेके जाता है, उनको फ्रेश कराता है, उनके कपड़े मतलब हर एक उनकी बेसिक जरूरत होती है। तो बच्चे को 3 साल के एज में ही हमने क्या किया? स्कूल भेज दिया। तो स्कूल भेज दिया तो बच्चा वो पढ़ने लायक थोड़ी है, वो खेलने लायक है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे जो है कि ये बच्चे को 3 साल में ही एडमिशन मिल जाता है कि बच्चे का स्कूल जो है कि वो प्लेग्राउंड की तरह है, एक गार्डन की तरह है, एक खेल के मैदान की तरह है। बच्चा वहां पे जाए, खेले, एक्टिविटीज करे, 4 नए दोस्त बनाए, थोड़ा सा उसका इंटरेक्शन बढ़े और वो ज़्यादा एक्टिव हो, उसका लर्निंग ज़्यादा फास्ट हो। इसके लिए ये चीज़ें जो है कि आ गई। इसमें क्या होता है? शिशु शिक्षा पर बल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, शिशु से, अब 3 साल का बच्चा शिशु ही तो छोटा ही तो है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ी है। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, बालकों की स्वतंत्रता पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सामाजिक भावना विकसित होती है। बच्चा जो है कि दोस्त बनाएगा, एक सोशल मैनेजमेंट उसको आएगा, उसका फ्रेंड सर्किल बनेगा, सोशल मैनर उसमें डेवलप होंगे। भाई अल्फाबेट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सोशल मैनर तो सीख रहा है ना, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे बैठना है, किसके साथ कैसे खेलना है, कैसे टीम वर्क करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर धीरे 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 ये भावनाएं तो आ रही हैं ना। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। प्राकृतिक वातावरण के साथ अध्ययन इत्यादि, यह जो है कि ये यहाँ पे मेन बात यहाँ पे देखने को मिलती है।
नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। दूसरी विधि क्या है? प्रोजेक्ट व परियोजना टेक्निक या विधि कह लीजिए, है ना। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली का जो जनक है, फादर है, वो किलपैट्रिक है, और ये बहुत बार पूछा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है कि जो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि है, इसके जन्मदाता या प्रणेता कौन है? तो कौन है? ये आपके किलपैट्रिक को इनको फादर ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्निक या प्रोजेक्ट मेथड के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करना तथा उनके समाधान के लिए कहना कि वह प्रोजेक्ट के माध्यम से समस्या का समाधान करे, ये चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट बालकों की इच्छा के अनुरूप दिया जाता है। प्रोजेक्ट यानी इंटरेस्ट, बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसी चीज में उस बच्चे को टास्क दिया जाता है। ये सामान्य तौर पे, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए, जैसे मैं बार बार अपने क्लास में बताता हूं, जो शिक्षक है, शिक्षक का ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। शिक्षक का सिर्फ 2 काम होता है। शिक्षक के कितने काम होते हैं? सिर्फ 2 काम होता है टीचर का। 2 काम के अलावा टीचर का कोई तीसरा काम होता ही नहीं है छात्र के प्रति। पहला काम क्या होता है? बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना, बच्चे की जो रुचि है उसको जानना, उसको समझना। और दूसरा काम क्या होता है? बच्चे को उसी फील्ड में मोटिवेट करना। क्या करना? उसी फील्ड में अभिप्रेरणा देना, मोटिवेट करना। इस शिक्षण के बाद, टीचिंग के बाद जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का, वो एक्चुअली मोटिवेशन ही है। उस मोटिवेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से वहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी इसको मोटिवेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है। मोटिवेट ऐसा नहीं है क्या स्टेशन पे जो है कोई खड़ी है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं कि स्टेशन पे बहुत सारे पहले मशीन लगा हुआ करती थी, और मशीन में 1 रुपया डालो, अपना वेट कर लो, तो उसे कहते हैं मोटिवेट। ऐसा कुछ नहीं है, मोटा वेट या मोटिवेट, है ना। चलिए, तो यहां पे बात कर रहे हैं क्या, किसकी बात कर रहे थे हम? हाँ, इच्छा अनुरूप, यानी कि शिक्षक का 2 ही कार्य होता है, बच्चे के इंटरेस्ट को जानना और इंटरेस्ट को जान के उसी सेक्टर में बच्चे को टास्क देना, उसी सेक्टर में बच्चे को आगे प्रमोट करना। ठीक है, आगे चलिए। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर उसका मूल्यांकन करना। ठीक है। डाल्टन विधि एक और विधि है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और विधियां हैं, इन पे बहुत बार बार आपके सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। यह शिक्षण पद्धति वर्ष 1920 में जो है कि आई थी। किसने इसे प्रतिपादित किया था? तो कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट। किसने? कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट ने इनको क्या किया था? प्रतिपादित किया था, इसका विकास किया था। ये अमेरिका के डाल्टन नगर के में 30 बच्चों की प्रमुख थी। यानी कि ये हुआ कि एक तरीके से इनके पास बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, अनाथ टाइप के बच्चे हुआ करते थे, अनाथ है ना, जिनका कोई गार्जियन नहीं है। 30 से ज्यादा, इनके 30 के आसपास बच्चे हुआ करते थे। वो वहां की हेड हुआ करती थी, और उस ग्रुप में अलग अलग एज के बच्चे थे, सेम एज के बच्चे नहीं थे। ठीक है। जो अलग अलग आयु और योग्यता रखते थे। इन बच्चों की शिक्षा के लिए जो विधि अपनाई गई उसे डाल्टन विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डाल्टन विधि कहते हैं। इस विधि की विशेषता क्या है? शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है। डाल्टन विधि, ये बहुत, अब ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में ऐसे स्टेटमेंट फटाफट आपसे पूछा जाता है ना। तो शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत होने से मतलब क्या है? व्यक्तिगत होने से मतलब ये हो गया कि जो बच्चा है
सभी बच्चा क्या होते हैं? सभी बच्चे क्या होते हैं? सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और सभी बच्चे विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं? अब ये यहां पे मैं ऐसे 4 वर्ड में लिख दिया तो इसको ये मत समझना कि जोक है, मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी 2 टर्म पे बहुत सारे सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं कि छात्र या बालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? उसमें एक डाल देगा सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पे ये डालता नहीं है। डालता क्या है? सभी बच्चे विशेष होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये ट्रू, ऑल चाइल्ड और स्पेशल, जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल होते हैं। हर एक में कोई ना कोई एक स्पेशल फीचर या स्पेशल जो है कि अपना प्रोफेशन, स्पेशल स्किल होता जरूर है और सभी एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न होते हैं। स्वयं करके एवं अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया। ठीक है। एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल दिया गया। बालकों में उत्तरदायित्व व आत्मनिर्भर बनने की भावना का विकास किया गया। अध्यापक एवं छात्रों के बीच गहरा संबंध विकसित करने पर बल दिया गया। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो शिक्षक है, शिक्षक का सदैव ही अपने छात्र के प्रति या छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए। मित्रवत होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? अब ऐसा नहीं कि मित्र बन, देखिए मित्रवत होना और मित्र होना, मित्रवत होना, देखिए फ्रेंड होना और फ्रेंडली होना, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों का अलग अलग इंपैक्ट है। तो अगर आप मित्रवत व्यवहार करते हैं छात्रों से, फ्रेंडली नेचर रखते हैं, तो आप अच्छे टीचर हैं। लेकिन अगर आप मित्र बन गए तो फिर आपकी बदनामी तय है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है लेकिन मित्र नहीं बनना है। दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं और एज ए टीचर इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो विधि है, जो टेक्निक है, पेस्टोलॉजी विधि या पेस्टोलॉजी टेक्निक। इस विधि के प्रणेता या जो आप फादर बोल लीजिए कौन है? जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। कौन है? जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप दिया, यानी कि शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र का फादर ऑफ जो है कि आप एजुकेशन बोल सकते हैं ना। एजुकेशन जो शिक्षा शास्त्र होता है, फादर ऑफ एजुकेशन कौन है? जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। इन्हें ही जो है कि ये श्रेय दिया जाता है। शिक्षण विधि की अन्य विधियों में देखेंगे तो व्याख्यान विधि आ गई, परिचर्चा विधि, निरूपण विधि है ना, ह्यूरिस्टिक विधि, ये भी बहुत फेमस है, और अन्वेषण विधि। अब देखिए ये विधियों को, अब जैसे आप नेट जेआरएफ के लिए जाएंगे ना, तो नेट जेआरएफ के लिए जाएंगे तो अब इन एक एक विधियों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम नेट जेआरएफ के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसके लिए जा रहे हैं? सीटेट के लिए जा रहे हैं। तो सीटेट के लिए हमें सामान्य सामान्य सी चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं देखनी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां पे आ गया शिक्षण सहायता सामग्री, यानी कि व्यूह रचना और मेथड्स एंड टेक्निक्स कंप्लीट है ना। अब यहां से टीचिंग एड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हो गया, टीचिंग एड्स क्या होता है? टीचिंग एड्स क्या होता है? तो टीचिंग एड्स वो होता है, सामान्य तौर पे टीचिंग एड्स का मतलब हो गया
कि वो सारे सहायक सामग्री जो किसी न किसी प्रकार से शिक्षा व शिक्षण में सहयोग या शिक्षण में सहयोग करता है, उन सबको हम कहां पे रखते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री में रखते हैं। अब देख लेते हैं भैया लिखा क्या है यहां पे। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावी व रुचिकर बनाने में, मैंने थोड़ा सा सामान्य सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि वो सारे जो है कि सामग्री जो किसी न किसी प्रकार से शिक्षण में सहयोग करती है, उसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग एड या शिक्षण सामग्री के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल चीजें बता दी गई हैं। टेक्निकल चीजें बता दी गई हैं कि वो सारी सामग्री जो शिक्षण को सरल बनाती है, प्रभावी बनाती है, इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर बनाने वाले सारे उपकरणों को क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायता सामग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण सहायता सामग्री। यानी तीन चीज, सिंपल, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। SEI, ठीक है। तो टीचिंग एड्स मतलब SEI मतलब कि आपका सिंपल बना दे, टीचिंग को क्या करे? बहुत ही सरल बना दे, सिंपल बना दे, उसके बाद इफेक्टिव बना दे और उसके बाद इंटरेस्टिंग बना दे। उन सारी सामग्रियों को हम क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स के नाम से जानते हैं। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायता सामग्री टीचिंग एड्स को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। इंद्रियों यानी कि जैसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना, और उन 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां हमारे जो है कि क्या है? बहुत अति महत्वपूर्ण है, जो आपकी आई है, आंख है देखने का कार्य, और ईयर है सुनने का कार्य। इन्हीं 2 इंद्रियों के आधार पर, है ना, एक मान लीजिए स्पर्श यानी स्किन भी ले लीजिए। 3 इंद्रियों के आधार पर सामान्य तौर पे देखा जाए तो जो शिक्षण एड्स हैं यानी कि टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग एड्स को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? श्रव्य यानी सुनने वाले सामग्री, ऐसे टीचिंग एड्स जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं। दूसरा, दृश्य सामग्री, ऐसे टीचिंग एड्स जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं या जो हमें दिखाई देते हैं, विजुअल होते हैं। और तीसरा, ऐसे एड्स या ऐसी सामग्री जो देखने और सुनने तीनों के लिए होती है। आगे चल के देखेंगे तो स्पर्श से भी आता है, इसीलिए मैंने स्क्रीन को यहां पे ऐड किया है। ठीक है, शिक्षण सामग्री में देखें तो दृश्य सामग्री, दृश्य में क्या क्या आ जाता है? दृश्य में आपका पुस्तक आ जाएगी, चित्र आ जाएंगे यानी कि मैपिंग वगैरह, मानचित्र मैप आ जाएगा, ग्राफ चार्ट आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, श्यामपट आ जाएगा, बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, संग्रहालय आ जाएगा, स्लाइड आ जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? विजुअल, जो विजुअल एड्स हैं, जो टीचिंग एड्स हैं, ये इसमें आ जाएंगी। विजुअल मटेरियल्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी। श्रव्य में क्या आ जाएगा? लिसनिंग में क्या आ जाएगा? श्रव्य में क्या आ जाएगा? तो श्रव्य में देखेंगे तो आपका रेडियो आ जाएगा, फोन आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में देखें तो दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में देखें तो आपका सिनेमा आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, नाटक आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत सारी ये चीजें आ जाएंगी, लैपटॉप आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, ये सारा किस में आ जाएगा? दृश्य और श्रव्य सामग्री में आ जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं तो वास्तविक पदार्थ, टीचिंग एड्स में और क्या आता है? वास्तविक पदार्थ, जो रियल मटेरियल है, रियल मटेरियल है। जैसे मान लीजिए आपको बच्चे को आपको पल्सेस, दाल के बारे में बताना है, बच्चे को आपको गाय के बारे में बताना है,
भैंस के बारे में बताना है, बकरी के बारे में बताना है, या अनाज के बारे में बताना है, गेहूं के बारे में बताना है, या आपको जो है कि बच्चे को जो है कि क्या बोलते हैं कि टेलीविजन के बारे में बताना है, मोबाइल के बारे में बताना है, लैपटॉप के बारे में बताना है, तो प्रत्यक्ष यह सामने उसके हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ है ना, रियलिस्टिक। जैसे आपको जो है कि किसी भी चीज के बारे में बताना है, वो चीजें वहां पे रखी गई हो, बच्चों के सामने हो, है ना, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक मटेरियल कहते हैं, वास्तविक जो है पदार्थ कहते हैं। और यह भी एक तरीके से टीचिंग एड्स के अंतर्गत आएगा। वास्तविक पदार्थ का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें बालक देखकर, छूकर अनुभव कर सकता है। ठीक है। अब मॉडल, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताया, जैसे आपको बच्चे को गाय के बारे में बताना है, भैंस के बारे में बताना है, बकरी के बारे में बताना है, या पल्सेस दाल के बारे में बताना है, वीट गेहूं के बारे में बताना है, राइस चावल के बारे में बताना है, तो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिखा दीजिए। बच्चा देख लेगा, समझ लेगा, उसे स्पर्श कर लेगा। ठीक है। बट कोई ऐसी चीज है जो विजुअल प्रॉपर नहीं हो सकती, या जिसे आप क्लासरूम में लेके नहीं आ सकते, या जो बच्चे को नहीं दिखा सकते प्रत्यक्ष रूप से, तो उसका मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे जल चक्र, जल चक्र। अब जल चक्र बच्चे को दिखा नहीं सकते हैं आप, कैसे दिखाएंगे बच्चे को जल चक्र? कैसे जल पृथ्वी से जो है कि वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर उस वाष्प से जो है कि बादल बनता है, फिर बादल जो है कि मानसून के साथ आता है, फिर वहां पे कंडेंसेशन होती है, फिर वहां पर जो वाष्प होता है वो जल की बूंदों में बनता है, और बन के फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पे जो है कि आ जाता है, और फिर वो जल वाष्पीकृत होकर के फिर बादल का निर्माण करता है। अब इस चीज को अगर आपको बच्चे को बताना हो, बच्चे को समझाना हो, तो आप प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते। क्या करेंगे? मॉडल बनाएंगे फिर, है ना। जल चक्र का क्या बनाएंगे? मॉडल बनाएंगे, और मॉडल बना के दिखाएंगे। यहाँ पे कहीं पे लगा होगा, देखो यहाँ पे किसी ने मॉडल को लगाए होंगे, ऐसे कैसे नहीं लगा हुआ है? आगे फिर कहीं पे लगना होना चाहिए, ऐसे कैसे यहाँ पे होना चाहिए, मैं लगा रखा था। चलो नहीं होगा तो नहीं लगा होगा तो अगले में मैं लगा के उसको सही कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कर रखा था, वो क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? मुझे याद है कि मैंने कर रखा था उसका, है ना। ठीक है। मॉडल, जैसे मान लीजिए एक डैम के बारे में बच्चे को बताना है। डैम कैसा होता है, डैम कैसे बनाया जाता है, कैसे जगह पे बनाया जाता है, उसके पीछे कैसे जो है कि जल भराव होता है, वहां पे कैसे फिशिंग की जाती है, वहां पे कैसे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें और नालियां निकाली जाती है। अब इस चीज को बच्चे को बताना है। अब बच्चों को बताना है तो क्लासरूम में डैम को उठा के तो नहीं लाओगे ना। जब क्लासरूम में बच्चे को लिए आप डैम उठा के नहीं लेके आएंगे, तो अब आप क्या करेंगे? उसके लिए मॉडल बनाएंगे, और मॉडल बनाएंगे, बना के दिखाएंगे, देखो भैया ये डैम है, यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे बड़ी सी दीवार होती है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे गेट्स होते हैं, और इसके पीछे ऐसे बहुत सारा जल भराव होता है, इसके साइड से छोटे छोटे बहुत सारी नालियां और नहरें निकाली जाती है, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी जो है कि लोगों के खेतों तक या लोगों के घरों तक जो है कि सहूलियत के अनुसार पहुंचाया जाता है, और इस तरीके से इसे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज किया जाता है, इसे इस प्रकार से इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखा देंगे, एक पर्सन बैठा हुआ है, वहाँ पे बंसी लगाए हुए है, यानी कि फिशिंग या जाल फेंक रहा है, उसमें फिशिंग कर रहा है, मछली पकड़ रहा है। तो इस तरीके से मॉडल बना के बच्चे को दिखाएंगे, बच्चे को समझाएंगे, तो बच्चे को वो चीज समझ में आ जाएगा। तो मैंने दो बातें की। कौन कौन सी बातें की? एक तो जल चक्र की बात की, जल चक्र कि कैसे बच्चे को जल चक्र का मॉडल बना के दिखाएंगे, और कैसे आप जो है कि डैम का मॉडल बना के दिखाएंगे, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से हम बच्चे को नहीं दिखा सकते वो मॉडल के रूप में दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है चित्र।
है ना। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ये हुआ कि मॉडल भी बनाना पॉसिबल नहीं है या टाइम नहीं मिला, नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे आसान क्या काम होता है, चित्र दिखा दीजिए बच्चे को। क्या कीजिए, चित्र दिखाइए, चित्र उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉपर चीज है उसके बारे में क्या कीजिए, उसका चित्र दिखाइए। अब चित्र दिखाने से क्या मतलब है, अब चित्र दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो प्रॉपर पेपर पे हो, दूसरा आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे उसे बनाकर भी दिखा सकते हैं। दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। तो जब चित्र दिखाते हैं तो चित्र को दिखाते समय कुछ बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं, है ना। उन जरूरी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज क्या, चित्र इतना स्पष्ट हो, एकदम क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कहीं कोई काट पीट या कोई ओवरलैपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक बच्चे को चित्र स्पष्ट रूप से पिछले रो वाले को भी दिखनी चाहिए। रंगीन तथा आकर्षण होना चाहिए। इससे अगर कलरफुल होगा चित्र, क्या होगा, कलरफुल होगा, तो बच्चे के लिए अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव होगा तो क्लास में बच्चे का अटेंशन ज्यादा बढ़ेगा। बच्चे का अटेंशन ज्यादा बढ़ेगा तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ेगा। बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ेगा तो बच्चे का जो लर्निंग होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, होने चाहिए कि प्रत्येक बालक उसे देख करके वास्तविक पदार्थ या आकार तथा रंग रूप से परिचित हो जाए। चित्र में पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य बातें दिखाई जानी चाहिए, और हो सके तो वहां पे एक एक वर्ड में या एक एक छोटे छोटे सेंटेंस में चीजें लिख भी सकते हैं स्पष्ट रूप से। हर एक पार्ट का नाम लिख सकते हैं, हर एक चीज का नाम लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई विशेष चीज है वो भी वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चित्र का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे कक्षे के जो है कि जो कक्षा है, जो क्लास है, प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देखकर उसको स्पष्ट कर सके या लाभ उठा सके। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तीसरी चीज क्या है, मानचित्र। मुझे याद आ रहा है मैं ये सारी चीजें यहाँ पे लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ लग रहा है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें वो प्रॉपर मैं चीजें आपको दिखा दूंगा, अच्छे से दिखा दूंगा। ठीक है, मानचित्र। मानचित्र के प्रयोग के समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर इनका नाम, शीर्षक, दिशा व संकेत आदि जो है कि आवश्यक होने चाहिए। मान लीजिए कोई मानचित्र है, तो मानचित्र में सबसे पहले चीज याद रखिए कि उस मानचित्र की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कलरफुल होनी चाहिए, वो भी। तीसरी चीज, मानचित्र में हर एक प्लेस या हर एक स्टेट या हर एक जगह का नाम मेंशन होना चाहिए स्पष्ट रूप से, जो भी जगह है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। तीसरी चीज, वहां पे डायरेक्शन मेंशन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन की बात की जा रही, कौन सा डायरेक्शन में किधर क्या है। किधर क्या है, ये चीजें वहां पे क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। शीर्षक भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वहां पे अगर कोई संकेत, जैसे मान लीजिए मैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है या मैप तो छोटा ही है, बड़े स्केल पे दिखा भी रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा उसमें मेंशन नहीं है, तो उसमें मार्किंग की जाती है, संकेत दिए जाते हैं और उस संकेत के नीचे मीनिंग दिया जाता है, तो वो संकेतक भी बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं रेखा चित्र। मान लीजिए आपके पास वास्तविक पदार्थ नहीं है, नमूने नहीं है, मानचित्र नहीं है, तीनों का अभाव है, कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी है उसी पे बना दिए डायग्राम, बच्चे को दिखा दिए, बच्चे को समझा दिए, बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, ग्राफ जैसे साइंस वगैरह है ना, भूगोल में, इतिहास में, गणित में, विज्ञान में ग्राफ का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, मुख्य रूप से गणित में, इकोनॉमी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट वो बड़े लेवल पर होता है, छोटे लेवल पर नहीं होता है। यहाँ पे भी देखने को मिलता है विषयों के ज्ञान
सरलता पूर्वक आसानी से दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो इन सारी चीजों में आपका जो है ग्राफ वगैरह का यूज भी होता है ना। चार्ट, चार्ट यानी पाई चार्ट, गोल भी होता है। अब इसमें किसी एक चीज की जो है कि पार्टिसिपेशन, जैसे मान लीजिए क्लास है ना, क्लास है और उस क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में 40 बच्चे अलग अलग कलर के कपड़े पहन के आए हैं, कोई लाल पहन के आया है, कोई नीला, कोई पीला, बट उसमें हर एक कलर में कॉमन लोग हैं। तो 40 लोगों में से कितने लोग लाल पहन के आए हैं, कितने लोग काले पहन के आए हैं, कितने लोग हरे पहन के आए हैं, कितने लोग नीले पहन के आए हैं, ये सामान्य तौर पे चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम वगैरह से ये सारी चीजें दिखाई जा सकती है। चार्ट के माध्यम से भारत की जनसंख्या दिखाई जाती है, चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से भारत की इनकम दिखाई जाती है, पाई चार्ट के माध्यम से भारत का एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है, पाई चार्ट के माध्यम से कंपनी की इनकम दिखाई जाती है, पाई चार्ट के माध्यम से कंपनी का एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। तो ये सारा बहुत सारा काम जो है कि पाई चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर जो है कि नेक्स्ट क्लास में इसे थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम वगैरह लगा के हम लेके आएंगे। अभी इसको रहने देते हैं, है ना, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें थोड़ा सा डायग्राम वगैरह, मॉडल वगैरह, जो चीजें हम कह रहे थे वो सारी चीजें लगा कर रखेंगे। शायद मैं लगाया था बट वहां पे पता नहीं शो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको देखूंगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में उसे प्रॉपर एक बार हल्का हल्का इसे रिवाइज करते हुए आपका टीचिंग का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक क्लास और टीचिंग में होगी और उसके बाद जो है कि आपका क्या चलेगा, मोटिवेशन वाला सेक्शन जो है कि मोटिवेशन भी एक क्लास होगा। मोटिवेशन में एक क्लास से ज्यादा मोटिवेशन में नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इसके बाद मोटिवेशन का क्लास होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।